नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम निर्देशन अध्याय को समझ रहे हैं। आज हम निर्देशन के तत्वों में जो अगला तत्व है नेतृत्व, हम उसको आज समझेंगे। बच्चों, जहाँ जहाँ आपको महत्वपूर्ण लगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर नोट करें। मैं आपको समझाते समय बताऊंगा ये कहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कहाँ पर व्याख्यात्मक प्रश्न है। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, समस्या आती है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी समस्या का समाधान शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हम निर्देशन के नेतृत्व तत्व को मिलकर समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे नेतृत्व से आशय। नेतृत्व निर्देशन का वह महत्वपूर्ण तत्व है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक समूह विशेष को प्रभावित किया जाता है, जिससे कि पूरा समूह स्वतः ही पूरी क्षमता के साथ कार्य करे। नेतृत्व अधिकारी संपूर्ण समूह को इस प्रकार अभिप्रेरित करता है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह भावना से आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व की परिभाषा जॉर्ज टेरी के अनुसार नेतृत्व एक क्रिया है जो व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। तो बच्चों, ये परिभाषा जॉर्ज टेरी के अनुसार है। हम यदि कोई अन्य परिभाषा याद करना चाहे तो पुस्तक से लेकर कर सकते हैं। आइए हम मिलकर समझेंगे नेतृत्व का महत्व। पहला महत्व है सहयोग प्राप्ति का आधार। बच्चों, नेतृत्व के द्वारा नेतृत्व अधिकारी सभी के बीच सहयोग की भावना विकसित करता है। उनके बीच यदि कोई छोटे छोटे विवाद या कोई समस्या है, उसे दूर कर देता है, जिससे कि उन सब का सहयोग संस्था को मिल सके। नेतृत्व से उपक्रम को सभी सदस्यों का सहयोग निरंतर मिलता रहता है। दूसरा महत्व है सामूहिक क्रियाओं का संचालन संभव होना। यदि समूह के अंदर कोई सामूहिक क्रिया का संचालन किया जाना है तो पूरे समूह को न केवल व्यवस्थित किया जाता है, अनुशासित किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रतिबद्ध रखने में भी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे कि एक जटिल सामूहिक क्रिया आदर्श तरीके से संचालित हो सके। तीसरा महत्व बच्चों, कार्य के प्रति निष्ठा जागृत करना। कुशल नेतृत्व कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि समस्त कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य संस्था में करें
वो भरपूर योगदान संस्था को दे। तो नेतृत्व के द्वारा कार्य के प्रति लगाव, कार्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जाती है। व्यावसायिक सफलता में योगदान। एक उपक्रम की सफलता कई बातों पर निर्भर होती है, जिनमें से एक है नेतृत्व। उपक्रम की सफलता नेतृत्व के ऊपर काफी अधिक आधारित होती है। यदि नेतृत्व कमजोर है तो सफलता 100% मिलने से रही। अतः आवश्यक है कि कुशलतापूर्वक नेतृत्व का कार्य किया जाए, जिससे कि सफलता पूर्ण मिले। अगला महत्व बच्चों, समन्वय की भावना का विकास। कुशल नेतृत्व से समन्वय की भावना विकसित की जाती है। सब एक के लिए और एक सब के लिए। सभी विभाग आपस में सामंजस्य बनाकर रखें। सभी अधिकारी कर्मचारियों के बीच तालमेल रहे। मतभेद, मनमुटाव ना हो। तो ये आवश्यक है कि सभी विभागों, सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय की भावना हम बनाकर रखें, जो केवल और केवल नेतृत्व के द्वारा ही संभव होता है। अगला है अधीनस्थों का विकास। नेतृत्व केवल कार्य लेने की कला नहीं है, बल्कि आवश्यक मार्गदर्शन देने का भी एक साधन है। कुशल नेतृत्व प्रभावशाली तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करता है। अधीनस्थों के समस्याओं, संदेहों का निवारण करता है। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो बच्चों, कुशल नेतृत्व अधीनस्थों के व्यक्तित्व विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम देखते हैं अच्छे नेता के गुण। बच्चों, जो नेतृत्व अधिकारी है, जो कुशल नेतृत्व प्रदान करता है, उनमें कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। तो आइए अपन मिलकर समझते हैं कि एक अच्छे नेता के क्या क्या गुण होते हैं। ये सरल प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जरूर इसको तैयार करिएगा। पहला है उत्तम स्वास्थ्य। बच्चों, नेतृत्व अधिकारी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि नेतृत्व अधिकारी ही स्वयं बीमार रहता है तो वो निरंतरता पूर्वक कुशल नेतृत्व नहीं कर सकता। अतः आवश्यक है कि नेतृत्व अधिकारी यानी नेता उत्तम स्वास्थ्य वाला हो, फिजिकली फिट हो। दूसरा है बुद्धिमत्ता, अर्थात एक नेता को बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वो समस्याओं का सही आकलन कर सके और उस समस्या के समाधान के लिए एक आदर्श विकल्प भी चुन सके। तो ये आवश्यक है कि एक नेता बुद्धिमान हो। निर्णय लेने में दृढ़ता। बच्चों, समय समय पर नेता को गुण लेने होते हैं। नेता परिस्थिति अनुसार निर्णय लेता है। तो एक अच्छा नेता वह है
कि जो विभिन्न परिस्थितियों में एक उचित निर्णय, एक विवेकपूर्ण निर्णय वो भी शीघ्रता से ले सके। अत्यंत जल्दीबाजी भी खतरनाक है, लेकिन अत्यधिक विलंब करना भी ठीक नहीं। जो उचित समय में उचित निर्णय लेना, यह कला एक अच्छे नेता में होना आवश्यक है। मानसिक क्षमता, एक अच्छे नेता में विकसित मानसिक क्षमता होनी चाहिए। उसे संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर रहकर व्यवहार करना होगा। राग द्वेष से ऊपर रहकर उसको फैसला लेना होगा, स्वयं के विवेक से। अतः आवश्यक है कि एक अच्छा नेता मानसिक क्षमता रखता हो। दूरदर्शिता, एक नेता में यह गुण होना अत्यंत आवश्यक है कि वो पहले से ही सही अनुमान लगा सके, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं की एक अनुमान लगा सके, जिससे कि हम पहले से व्यवस्था करके रख सके। तो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर और जो संभावनाएं निर्मित हो रही हैं, उसके आधार पर हमें भविष्य के बारे में अनुमान लगाने का गुण होना चाहिए, अर्थात दूरदर्शिता होनी चाहिए। उत्साह, साहस तथा लगन, एक अच्छे नेता में उत्साह, साहस तथा लगन होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि नेता उत्साह के साथ कार्य नहीं करेगा तो इसका प्रभाव अधीनस्थों पर भी पड़ेगा। विषम परिस्थितियों में उसे साहसपूर्वक कार्य करना होगा। यदि वो स्वयं डर गया तो कैसे कार्य होगा। उसे लगन पूर्वक कार्य करना होगा। हर परिस्थिति में वो लगन से कार्य करे, ऐसा नेता प्रत्येक उपक्रम के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे नेतृत्व शैली। एक नेता में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यवहार देखने को मिलती है। एक उपक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नेतृत्व अधिकारी कैसा है, नेता का व्यवहार किस प्रकार का है। सामान्यतः नेतृत्व शैलियाँ तीन देखने को मिलती हैं: एक तंत्रीय शैली, लोकतंत्रीय शैली, अबद्ध या मुक्त रोक शैली। सबसे पहले हम समझेंगे एक तंत्रीय शैली। यह वह शैली है जिसमें समस्त अधिकार नेता अपने पास ही रखता है। वो स्वयं निर्णय लेता है और कोई तर्क अधीनस्थ के साथ नहीं करता। जो स्वयं चाहता है वो अकेला ही करता है। इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल तानाशाह की तरह होती है। संप्रेषण केवल एक तरफ से देखने को मिलता है, वो भी नेता की ओर से। दूसरा है बच्चों लोकतंत्रीय शैली। जब नेता स्वयं निर्णय न लेकर प्रजातांत्रिक आधार पर व्यवस्थाएं स्थापित करता है तो ये लोकतंत्रीय शैली कहलाती है। इस शैली में सभी महत्वपूर्ण निर्णय
आपसी विचार विमर्श कर प्रजातांत्रिक आधार पर लिए जाते हैं, जिससे अपनत्व की भावना का विकास होता है। मैक्सिमम अधिकतम उपक्रमों में आजकल लोकतंत्रीय शैली को ही देखने को मिलता है। तीसरा है बच्चों अबद्ध या मुक्त रोक शैली। इस शैली में नेता समस्त सभी अधीनस्थों को स्वतंत्र छोड़ देता है। उन्हें कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। सदस्य स्वयं मिलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार समस्याओं को सुलझाते हैं। वे बहुत अधिक जटिल समस्या आने पर ही नेता से सलाह लेते हैं। अधीनस्थों को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाता है कि वो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करें, स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लें, स्वतंत्रतापूर्वक मिलकर समस्याओं का समाधान करें, जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति समय पर हो सके। तो यह है बच्चों नेतृत्व शैलियाँ, जो कि 3 हैं। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि नेतृत्व की कुल कितनी शैली होती हैं? उत्तर होगा 3। आइए अब हम नेतृत्व का पूर्ण पाठ्यक्रम समझने के उपरांत अगले तत्व की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि है संप्रेषण। बच्चों संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान प्रकार की समझ। सामान्यतः इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा विचार, तथ्य, अनुभव, भाव आदि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण की परिभाषा न्यूमैन तथा समर के अनुसार संप्रेषण 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। बच्चों ये परिभाषा आपने नोट करी होगी। यदि इसके अलावा भी कोई परिभाषा आपको अच्छी लगती है तो पुस्तक से लेकर आप उसे भी याद कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम मिलकर आगे समझते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। बच्चों संप्रेषण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अतः इसके तत्वों को समझा जाना अत्यधिक अनिवार्य है। तो हम मिलकर समझते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। पहला है प्रेषक। यह संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह व्यक्ति है जो संदेश, कोई सूचना, को विचार भेजता है। तो जो व्यक्ति सूचना या विचार, संदेश भेजता है वह प्रेषक कहलाता है। दूसरा है संदेश। प्रेषक द्वारा जो सूचना, भाव, विचार प्रेषित किया जाता है वही संदेश कहलाता है। तो संदेश में हम शामिल करते हैं कोई आदेश अथवा सूचना, विचार जो प्रेषक द्वारा भेजा गया है। तीसरा है एनकोडिंग। बच्चों गोपनीयता बनाए रखने के लिए भेजे जाने वाले संदेश को किसी संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह संकेत किसी शब्द के रूप में, किसी चित्र के रूप में, किसी ग्राफ के रूप में भी हो सकते हैं। तो जब हम संदेश को
संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे एनकोडिंग कहा जाता है। चौथा है बच्चों माध्यम। तो वह साधन अथवा मार्ग जिसके माध्यम से हम एनकोड किया हुआ संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजते हैं, वह माध्यम कहलाता है। यह प्रत्यक्ष भी हो सकता है, दूरभाष, इंटरनेट, मेल आदि भी हो सकता है। पांचवा तत्व है डिकोडिंग। बच्चों, जब भेजे गए संदेश को एनकोड किया जाता है और ये जब प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है तो वो एनकोड किया हुआ संदेश को सामान्य शब्दों में परिवर्तित कर देता है। तो जब एनकोडिंग किया हुआ संदेश सामान्य भाषा में हम परिवर्तित कर देते हैं तो वो कहलाता है डिकोडिंग। अगला तत्व है प्राप्तकर्ता। प्रेषक संदेश जिस किसे भेजता है वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है वही कहलाता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। अगला है प्रतिपुष्टि। जब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त कर लेता है, उसे समझ लेता है, तो उसका जो फीडबैक भेजता है प्रतिपुष्टि करता है, जिससे प्रेषक संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, उसको संदेश मिल चुका है। ध्वनि अथवा कोलाहल। यदि प्रभावी संप्रेषण में कुछ रुकावट अथवा बाधा आती है तो परेशानी होती है। तो ध्वनि से आशय, यदि प्रभावी संप्रेषण में कुछ रुकावट खराबी आ जाती है तो उसे कहते हैं अपन कोलाहल या नॉइस। तो ये थे बच्चों संप्रेषण के तत्व। आइए हम एक बार पुनः समझ लें कि आपको परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि संप्रेषण के तत्व बताइए। तो आपको संक्षेप में शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए ये तत्व संक्षेप में बताने होंगे। तो बच्चों, आपको इस अध्याय में यदि कोई भी समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हम शीघ्रतापूर्वक कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।